किसी ने तो बस कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर बनारस के रहने वाले शुभम सिंह ने इसे जी कर दिखा दिया। शादीशुदा जीवन, नौकरी की जिम्मेदारियां, घर परिवार की जद्दोजहद, सब कुछ संभालते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, दूसरे अटेम्प्ट में सफलता तो मिली, पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और फिर आया वो छठा और आखिरी अटेम्प्ट, जिसमें नौकरी करते हुए सालों की अटूट लगन और सब मेहनत झोंक दी। परिणाम यूपीएससी सीएसई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 21 और वो बन गए आईएएस। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत शुभम आपका टीवी9 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शुभम कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है अब आप फाइनली आईएएस बन गए हैं? वो सालों की जो तपस्या थी, जो हार्डवर्क था, मेहनत था, इट फाइनली पेड ऑफ। क्या फीलिंग है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि अब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका मैं वेट कर रहा था फाइनली, टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा शुभम, कब आया कि यार मुझे यूपीएससी करनी है, मुझे आईएएस बनना है? क्योंकि जब भी हम कोई एम करते हैं हमारी जिंदगी में, या तो कुछ ऐसा होता है या हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है कि हम उस चीज की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ? जी जी, वैसे तो मैं बनारस से आता हूँ और यूपी पूर्वांचल क्षेत्र जनरली लोग यूपीएससी करियर को, सिविल सर्विस आईएएस करियर को बहुत ही हाई रिगार्ड में रखते हैं। तो बचपन से एक इंक्लिनेशन था, पेरेंट्स भी बहुत फोकस थे मेरे पढ़ाई को लेके। उनका भी था कि आईएएस एक अच्छा करियर है और मैं कंसिडर कर सकता हूँ। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं करना ही है, बट मतलब हमेशा ये मेरे को बचपन से हमेशा ध्यान में रखा कि अच्छा एक करियर है जो आई कैन थिंक ऑफ। फिर मैं पढ़ता गया, स्कूल अच्छा जाता गया, तो फिर मैं मैथ साइंस में अच्छा था तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। आईटी जेई क्रैक किया, फिर आईटी कानपुर में बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से। तो वहाँ भी काफ़ी सीनियर्स मिले, आईटी कानपुर के काफ़ी सीनियर्स ऑलरेडी आईएएस और अदर सर्विसेज में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा। तो आई थिंक फिर उसके बाद मैं अशोका यूनिवर्सिटी भी गया था 1 साल के लिए, सोनीपत में है। ओके। एक उनका कोर्स है यंग इंडिया फेलोशिप। तो वहाँ भी काफ़ी आईएएस आते हैं टॉक गेस्ट लेक्चर्स देने, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स। ओके। तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। तो शुभम, जैसे अभी फिलहाल आपको यूपीएससी क्लियर हो गया, तो इससे पहले भी आप कोई जॉब कर रहे थे या किसी जॉब में थे? जी जी। सो मैं 2018 की परीक्षा सबसे पहली बार पास किया था। वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो मैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ज्वाइन किया था और ओके। मैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर की तरह मैं 2019 से सर्व कर रहा हूँ। ओके। मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली में पोस्ट रहा हूँ 4 साल, फिर अभी डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो मेरी ओके। एक अच्छी खासी जर्नी ऑलरेडी हो गई है 5-6 ईयर्स की इन सिविल सर्वेंट। फिर मैं पोस्टल सर्विस भी क्लियर की, कई बार रैंक थोड़ी नीचे रही। मैं काफ़ी अटैम्प्ट्स दिए, आती थी रैंक नीचे की तरफ, तो अलग अलग सर्विस एलोकेट होती थी। बट मैं आईसीएलएस में रहा, कभी ज्वाइन नहीं किया कोई और सर्विस, और फिर अच्छा। फाइनली इस बार आया हो गया। तो बिल्कुल। अच्छा शुभम, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट तो ये है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है तो यूजुअली दे यूज्ड टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। लाइक हम सुनते हैं कि 12 घंटे पढ़ाई करी, 16 घंटे पढ़ाई करी। तो आप जॉब के साथ कैसे मैनेज कर रहे थे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए? लाइक कैसे टाइम निकालते थे? व्हाट वाज योर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल? जी, मुश्किल है, जॉब के साथ मुश्किल तो होता है, और शायद इसलिए भी मेरी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैं आईसीएलएस बहुत जल्दी बन गया, फिर ट्रेनिंग सर्विस, तो मैं आई थिंक इतना टाइम निकाल नहीं पाया डेडिकेशन के साथ। और फिर आप नेटवर्क से भी कट ऑफ हो जाते हो। जो यूपीएससी सर्किल है, जो तैयारी कर रहे होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, आप एक बार बिल्कुल। सर्विस ज्वाइन करते हो तो पीयर ग्रुप भी नहीं रहता आपके पास। तो चैलेंजिंग है। और मुझे भी बहुत मेरे ऑफिस में भी ऐसा हुआ कि ऑफिस का काम करने के बाद कभी एक्स्ट्रा ऑफिस में रुक जाता था कि चलो अभी काम कर रहा हूँ फ्लो में, तो पढ़ लेता हूँ 2 घंटे और, या लंच का ब्रेक नहीं लेता था ऑफिस में, तो सोचा अच्छा लंच 1 घंटे बचा के पढ़ लेता हूँ, या टी ब्रेक नहीं लेता था। मतलब मैं केबिन में रहता था, काम करता था, पढ़ता था, काम करता था, पढ़ता था। फिर मैंने बहुत मेरा जो घर था वो ऑफिस के मैंने बहुत पास ले रखा था, ताकि मेरा कम्यूट का टाइम बचे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके टाइम बचाता रहता था पढ़ने के लिए। अच्छा शुभम, जो दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैरिड हैं, यू आर लिविंग अ मैरिड लाइफ। तो जी एक मैरिड लाइफ को मैनेज करना, फिर ऑफिस भी आपका साथ में चल रहा है, और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हो रही है,
तो क्या कहीं जी। कॉम्प्लिकेशंस आए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो कैसे मैनेज हुआ ये सब कुछ? नहीं, आपने बहुत सही पर्टिनेंट पॉइंट रेस किया है। ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, स्पेशली मैं 2 साल पहले शादी कर लिया जब मैं छोड़ चुका था यूपीएससी के बारे में सोचना, कि मैं मान लिया था कि ठीक है अब आईसीएलएस है, इसी में देश के लिए जो करना बनता है मैं करूँगा। मैं बहुत वहाँ भी बहुत लगा हुआ था, काम करता था, अच्छा करने की कोशिश करता, मैं शादी करके सेटल होने की चला गया था। ओके। तो मेरी डॉक्टर वो पीजी कर रही थी शादी के टाइम पे, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर है वो, हरियाणा से। ओके। तो मुझे वीकेंड पे ट्रैवल करना पड़ता था, उसके पास जाना होता था, तो मेरा जो वीकेंड में 6-7 घंटे की जर्नी होती थी, मैं फिर फ्राइडे के शाम में ऑफिस के बाद 6-7 घंटे जर्नी करके उसके पास जाता था, फिर मंडे। तो बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो गई थी शादी के बाद। बट हम दोनों का कलेक्टिव डिसीजन था कि एक अटेम्प्ट बचा हुआ है तो दे लो। वो भी पीजी में बिजी थी, तो क्योंकि उसका भी बिजी वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, तो एक बैंडविड्थ मिल गया मुझे कि चलो ठीक है, अच्छा जब वो बिजी है अपने काम में तो उस टाइम पे मैं पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे करते 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 फिर अच्छा, भगवान तो की कृपा है। आपकी धर्म पत्नी ने आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करा, योर सेकेंड हाफ जी। विद यू इन दिस राइट, जर्नी। राइट। अच्छा शुभम, एक चीज और मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 अटेम्प्ट कोई आसान बात नहीं है, और जब ऑलरेडी आपको एक अच्छी रेप्यूटेटेड जॉब मिल चुकी है, यू आर ऑलरेडी सर्विंग एज अ सिविल सर्वेंट, तो क्या मोटिवेशन बनाने के लिए आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या किया? क्योंकि ऐसा होता है जब हमको जॉब मिल जाती है, वी आर अर्निंग गुड, तब इंसान सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ठीक है, अब 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, छोड़ता हूं। तो क्या था मन में कि नहीं यार, एक लास्ट अटेम्प्ट भी करते हैं? जी, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, तो मैं क्या करता था जब मैं आईसीएलएस ऑफिसर था, तो मैं, क्योंकि ये जो मैं, मेरी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके जो सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो मैं उनके साथ काम करने का मौका ढूंढता था, कोई ना कोई बहाने से, अगर किसी प्रोजेक्ट, कोई स्कीम कुछ चल रहा है जिसमें मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ, बिल्कुल। एक्स्ट्रा करना, मतलब मेरे यूजुअल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड जाके उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं करता था। तो उससे उनके साथ काम करते करते मेरे को समझ में आया कि अच्छा, मेरा आईसीएलएस का जो होराइजन है और आईएएस का जो होराइजन है बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो वो मुझे आई थिंक एक और लास्ट अटेम्प्ट के लिए मोटिवेशन मिली वहाँ से, कि अगर मौका मिलता है तो आई थिंक आई शुड ट्राई इट। और मैं अपने स्किल सेट देखा सिस्टम के आईसीएलएस में सर्व करते हुए कि मेरा जो सिस्टम के लिए स्किल सेट चाहिए वो है, तो क्यों ना और बड़े प्लेटफॉर्म के लिए एक बार और ट्राई मारा जाए। तो वहीं तो से। बिल्कुल, तो बिल्कुल शुभम, ये चीज हम समझ पा रहे हैं। तो अब कौन सा वो कैडर है, कौन सा वो स्टेट है, या जहां आपका मन हो कि यार मैं वहां सर्व करना चाहता हूं, वो मिल जाए? जी, जी। मतलब वैसे तो देखिए, अब कहीं भी कुछ भी मिल जाए, मुझे पता तो था नहीं कि इतनी रैंक आ जाएगी, तो मैं तो कहीं भी सर्व करने के लिए रेडी था। ओके। तो बट अगर यूपी मिलता है तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा बेटर, मे बी अभी मेरी जो लिमिटेड थिंकिंग है, मे बी शायद होराइजन और एक्सपैंड करे जब वंस आई गेट इनटू आईएएस। तो अभी लगता है कि ठीक है, मुझे पता है यूपी के क्या चैलेंजेस हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तैयारी के टाइम पे भी हमें यूपी के बारे में बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, सोचना पड़ता है डीप में कि अच्छा क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन है। अब इतना सोच रखा है उत्तर प्रदेश के बारे में ऑलरेडी, बिल्कुल। इंटरव्यू के करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो करने का मौका मिल जाए तो और मजा आए। अच्छा शुभम, जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं, यूपीएससी का आपका मेंस का रिजल्ट आ चुका है, सब हो चुका है, अब आपका इंटरव्यू है, आप अंदर जाते हैं, क्या माहौल होता है अंदर? एंड आप ऐसी कौन सी टिप्स है जो आने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि इंटरव्यू में ये जरूर करें और ये बिल्कुल ना करें? जी, जी। तो मैंने 4 इंटरव्यू दिया है, और मेरे 4, अब इस इंटरव्यू में तो मुझे नहीं पता कितने मार्क्स आए होंगे, बट लास्ट इंटरव्यू मेरे मार्क्स भी बढ़ते गए। तो ओके। मुझे ये लगा कि शायद आई हैव रियलाइज़ कि अच्छा क्या है जो वो चाहते हैं और वो एप्रिशिएट करते हैं, और वो शायद मेरे पर्सनैलिटी में है। तो मुझे जो लगा कि वो ऑनेस्टी बहुत ही वैल्यू करते हैं। और ये थोड़ा सुनने में क्लीशेड लगता है कि अच्छा ऑनेस्टी बोल रहा है, बट बहुत ही आसान है 25 मिनट्स में किसी के साथ बैठ के ये असेस करना कि क्या ये ऑनेस्ट बंदा है या नहीं। ऑनेस्ट मतलब कि क्या ये आंसर्स फेक कर रहा है, क्या ये अ, ऐसे पॉइंट्स बोल रहा है तो शायद ये खुद भी कन्विक्शन नहीं रखता है बनावटी उसमें। बनने की कोशिश कर रहे हैं। बनावटी, राइट, सही बोला आपने, बनावटी बिल्कुल। नहीं होना चाहिए, और ऑनेस्ट होना चाहिए, और ब्रेव होना चाहिए अपने कन्विक्शन पॉइंट्स में। मुझे लगता है वो ब्रेवरी भी देखते हैं, क्या इसके अंदर करेज है कि कुछ आउटरेजियस, कुछ रेडिकल थॉट रखता है जो जो ये डिफेंड कर सकता हो। आई मीन रेडिकल गलत वर्ड होगा, कन्विक्शन वाले थॉट रखता है कि हाँ मैं करके दिखा सकता हूँ, तो वो कन्विक्शन भी चेक करते हैं। तो अच्छा। ये आई थिंक सब गलती गलती, और यही सब चीज़ें नहीं दिखा पाना इज द गलती।
ठीक है। अच्छा शुभम, एक लास्ट चीज़, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, एक लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि आप चाहते हैं कि आपको आपका होम स्टेट उत्तर प्रदेश ही मिल जाए, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता भी हैं ऑलरेडी, तो ऐसी वो कौन सी पहली चीज़ें रहेंगी जो आप जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर पहुँच जाएंगे तब आप वो चेंजेस लेकर आना चाहेंगे सबसे पहले? जी जी, मेरे से ये क्वेश्चन इन सम फॉर्म इंटरव्यू में भी पूछा गया था, और मुझे लगता है कि जो सबसे इमीडिएट उत्तर प्रदेश में जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो जॉब क्रिएशन है। और मुझे लगता है कि जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली है, तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग को एक मास मूवमेंट जो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक कैपिटल भी शायद लोगों के पास अवेलेबल होगा, वो नॉलेज, वो जो नॉलेज का ब्रिज है वो फिल करना है कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है, इस तरह नहीं हो पा रही, शायद लोगों को अवेयर कराया जाए, स्किल डेफिसिट को एड्रेस किया जाए। तो मैं चाहूँगा, मेरा सपना है कि यूपी को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखूँ मैं। अगर मैं नहीं हूँ उस कैडर का तो कोई और काम करे और बनाए। बिल्कुल। तो शुभम, आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप अभी अभी आईएएस बने हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि लोगों का तांता घर पे लगा ही होगा, आना जाना, बधाइयाँ सब चल रही होंगी। आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और मैं चाहूँगा कि देश के लिए आप बहुत अच्छे से काम करें, ईमानदार रहें और देश को आगे प्रगति की राह पर लेकर चलें। जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।